नमस्कार, आप देख रहे हैं GT24/7 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस के दौरे की हम करेंगे। एआई समिट में पीएम ने भाग लिया और क्या कुछ कहा वो आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही में बात अमेरिका के दौरे की भी होगी, क्योंकि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाने वाले हैं। क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप के साथ वहां पर बातचीत होगी, उसको आगे डिकोड करने की हम कोशिश करेंगे। कुछ और अहम मुद्दे भी हैं जिनके ऊपर बातचीत होगी, लेकिन फिलहाल शुरुआत बड़ी खबर के साथ। फ्रांस के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, एआई समिट में पीएम मोदी का बड़ा बयान। भारत अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल लाएगा, पीएम बोले। भारत अपना एआई टैलेंट पूल कर रहा है तैयार, पीएम मोदी का बड़ा बयान। फ्रांस के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, एआई समिट में पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। भारत अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल लाएगा, पीएम मोदी। भारत अपना एआई टैलेंट पूल कर रहा तैयार, पीएम मोदी का बड़ा बयान। फ्रांस के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, एआई समिट में पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। भारत अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल लाएगा, पीएम मोदी बोले। भारत अपना एआई टैलेंट पूल तैयार कर रहा है। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए। फ्रांस में पीएम मोदी का ऐलान, एआई समिट में शामिल हुए पीएम मोदी। लार्ज लैंग्वेज पर काम कर रहा भारत, अपना एआई टैलेंट पूल कर रहा तैयार भारत। एआई लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहा, पीएम ने फ्रांस में कहा। रोजगार का रूप भी बदल रहा है, टेक्नोलॉजी नौकरी नहीं लेती है। ये पीएम ने बड़ी अहम बात कही कि टेक्नोलॉजी नौकरी नहीं लेती है। एआई के अवसरों के लिए अब हमें तैयार रहना होगा। भारत में तैयार होगा एआई कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन पीएम ने कहा बात करेंगे। चलिए सीधा मेहमानों के पास चलेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल पीके सहगल सर, काफी दिनों बाद आज हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, जय हिंद। थैंक यू सर। चर्चा की शुरुआत मेजर जनरल पीके सहगल सर आपके साथ में करूंगा। सर, प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में एआई समिट में हिस्सा, और ये बयान काफी मायने रखता है कि एआई जॉब्स नहीं खाती है, बल्कि हमें एआई से निकलने वाली जॉब्स के लिए तैयार होना होगा। इसी के साथ सर, मैक्रों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात और राफेल एम पर चर्चा, और साथ में स्कॉर्पियन जो 3 आनी है उनके ऊपर बातचीत। किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस की इस विजिट को देख रहे हैं सर आप? देखो, ये फ्रांस की जो विजिट है प्रधानमंत्री मोदी की बहुत ही अहम है। इसमें सबसे पहले तो वो दो दो मीटिंग, एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो समिट को को चेयर करेंगे मैक्रोन के साथ में। इसमें 100 देश हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट भी है और चाइना के वाइस प्रीमियर भी है। इसमें कोशिश की जाएगी कि एक ऐसी फाउंडेशन को खड़ा किया जाए जो यकीन करेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सेफ तरीके से, रिस्पॉन्सिबल तरीके से, ट्रस्टवर्दी तरीके से इस्तेमाल किया जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से भी बड़े पैमाने पर दुनिया के ऊपर असर करेगा। ये इंसान के हर पहलू के ऊपर असर करेगा, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो आपकी डिफेंस हो, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे एजुकेशन हो। लेकिन इसका दुरुपयोग करने से बहुत नुकसान हो सकता है इंसान को। इसी को तय करते हुए, ध्यान में रखते हुए ये थर्ड समिट है, और हिंदुस्तान की जबरदस्त कोशिश है कि इस समिट में कुछ ऐसी रेजोल्यूशन पास की जाए जिसकी एक किस्म से सहमति भी बने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सेफ तरीके से लॉन्च किया जाए। तो हिंदुस्तान जो है फ्रांस के साथ मिलकर एक और भी ऑल्टरनेटिव सिस्टम भी प्रोड्यूस करना दर्शाना चाहता है।
एक सिस्टम दुनिया के सामने अभी अमेरिकन सिस्टम है, दूसरा डीप फेक जो है जी चाइना का है। लेकिन हिंदुस्तान और फ्रांस जो है एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम दर्शाना चाहते हैं, विच इज मोर अफोर्डेबल, जो सेफर, मोर ट्रांसपेरेंट, और शायद वो दुनिया के लिए ज्यादा लाभदायक होगा। और वो कहते हैं कि ये सिस्टम जो है हिंदुस्तान और फ्रांस इसको को चेयर करके आगे उठाएगा। इसी में जो हमारा लार्ज लैंग्वेज कंप्यूटर की भी बातचीत हो रही है। ये लार्ज लैंग्वेज कंप्यूटर जो होता है, ये इंसान की तरह कम्युनिकेट कर सकता है और टेक्स्ट को जनरेट कर सकता है, चैटबॉट के लिए और वर्चुअल असिस्टेंट के लिए, और कई तरीके से मशीन लर्निंग वगैरह के लिए, ट्रांसलेशन के लिए, समराइजेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है कि हमारे पास क्षमता है, हमारे पास ताकत है इस माफी के कंप्यूटर को प्रोड्यूस करने के लिए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, लोगों को डर है इससे हमारी नौकरियां चली जाएगी। उन्होंने कहा नौकरियां नहीं जी चली जाएगी, लेकिन नौकरियां आपके लिए और भी खुल जाएगी। लेकिन वो उन लोगों के लिए जो अपने आप को हर प्रकार से अप्रोप्रिएटली स्किल करेंगे इस क्षेत्र में। आज सबसे ज्यादा नौकरियां जो खुलने जा रही हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। इसलिए बड़ा लाजमी है कि हमारे बच्चे जो है ज्यादा से ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को की पढ़ाई करें, ताकि इसका आने वाले समय में बहुत बड़े पैमाने पर हम फायदा उठा सके, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट वी कुड ऑल्सो बी सर्विस प्रोवाइडर टू द एंटायर वर्ल्ड। साथ ही साथ डिफेंस को लेकर बड़े पैमाने पर 4 5 6 बातचीत होने वाली है। हम जो है नेवी के लिए राफेल एयरक्राफ्ट खरीदने जा रहे हैं, एयरक्राफ्ट विक्रांत कैरियर के लिए 3 और स्कॉर्पियन सबमरीन खरीदने जा रहे हैं। इसके अलावा जो है स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स खरीदने जा रहे हैं। फिर जो है जी जैतपुर महाराष्ट्र में एक बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, जो रुका हुआ है, उसकी बातचीत होगी। इसके अलावा अगर आपको याद होगा, हमने राफेल हवाई जहाज पहले एयरफोर्स के लिए भी खरीदे, नेवी के लिए, उनकी मेंटेनेंस ओवरऑल फैसिलिटी भी हिंदुस्तान में। फिर सेफ्रॉन इंजन जो है वो भी हिंदुस्तान में ट्रांसफर टेक्नोलॉजी और को प्रोडक्शन से बनाया जाएगा, जो हमारे ओके मीडियम वेट के जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर को इक्विप करेगा। ऐसे में हिंदुस्तान और फ्रांस की जो है स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बहुत ही अहम है। और जिस गर्मजोशी से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को उन्होंने वहां मेल मिलाप किया, वो साफ तौर पर दर्शाता है कि हिंदुस्तान के रिश्ते नाते फ्रांस का बहुत ही बेहतर है। फ्रांस के अगर आपको साथ याद होगा काफी गहरे हैं सर। 19 जी 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 जल्दी से कंप्लीट करिए 1971 सर, की बोलिए वॉर जो बोलिए। थी, हाँ पीके सहगल सर अपनी बात पूरी करिए सर। हाँ, जो 1971 वॉर में भी फ्रांस ने हर प्रकार से हिंदुस्तान को सपोर्ट किया। हमको उस समय मिराज 2000 दिया, जो न्यूक्लियर कैपेबल है। साथ ही साथ में जब कारगिल का युद्ध हुआ, तो भी रैन शॉर्ट ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ एमुनिशन, खास करके बफर एमुनिशन खत्म हो गया था। ऑफ द शेल्फ उन्होंने कलेक्ट करके हिंदुस्तान को दिया। जब हिंदुस्तान ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, तो आपको याद होगा कि बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के ऊपर सैंक्शन लगी। फ्रांस और रशिया ही केवल एक ऐसे देश थे जिन्होंने हिंदुस्तान को कॉम्प्लीमेंट किया, कॉन्ग्रेचुलेट किया, और किसी प्रकार का हिंदुस्तान के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाया। यानी दूसरे लफ्जों में फ्रांस शुरू से ही हिंदुस्तान को बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझता है। और वही साफ तौर पे आज गर्मजोशी से नजर आया। ये जो ओके रिलेशनशिप है, चल ये इसके अलावा स्पेस में ये भी जाएगी, बहुत मायने रखता है एनर्जी के सर। स्पेस ठीक में भी है मैं जाएगी। आता हूं, फिर आता हूं आपके पास जी। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव जी प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में गर्मजोशी से स्वागत, एआई समिट को उन्होंने संबोधित भी किया, काफी अहम बातें भी कही। और अब चर्चा इस बात की भी है कि पीके सहगल सर ने भी जिसकी बात कही कि सैफरॉन इंजन को लेकर बात हो सकती है, राफेल को लेकर बातचीत हो सकती है, सबमरीन भारत को 3 खरीदनी है उसको लेकर बातचीत हो सकती है। कितने इंपॉर्टेंट भारत और फ्रांस के रिश्ते अब होते जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो बात होती है भारत रूस के रिश्तों की, फिर बात होती है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते, लेकिन हम देख रहे हैं कि भारत और फ्रांस के रिश्ते चुपचाप बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत गहरे होते जा रहे हैं सर। देखिए राजेश जी, भारत और फ्रांस के बीच की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो लगातार सशक्त हो रही है, लगातार मजबूत हो रही है। और भारत और फ्रांस की ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसका जो आधार है वो हमारे जो साझा लोकतांत्रिक मूल्य, शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज, साझा हित, साझा अवसर, साझा चुनौतियां तो हैं ही। साथ ही साथ फ्रांस की जो विदेश नीति में, फ्रांस की रक्षा नीति में, वो इस बात की भी कोशिश करते हैं कि वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करें। और भारत तो अपनी विदेश नीति और रक्षा नीति में
स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को पूरी तरीके से एक्सरसाइज करता है। और ये जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को एक्सरसाइज करने का जो एलिमेंट है, जो कि भारत के और फ्रांस के फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी बिहेवियर का पार्ट है, वो भी इन दोनों राष्ट्रों को नजदीक लाता है। और वर्तमान समय में एक ऐसे समय में कि जब पूरे विश्व में महाशक्तियों के बीच में एक वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता चल रही है, पूरी दुनिया दो खेमे में बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, और जो है राष्ट्र एक दूसरे के साथ हथियारों की होड़ कर रहे हैं, और जो आर्म्स कंट्रोल को लेकर के जो रिजीम्स हैं वो टूट रही हैं, नए शीत युद्ध का एक खतरा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में भारत और फ्रांस जैसे जो राष्ट्र हैं, जो कि एक स्वतंत्र और बुद्धिमत्तापूर्ण विवेकपूर्ण विदेश नीति को संचालित करने में विश्वास करते हैं, उनकी जो महत्ता है, उनकी जो पार्टनरशिप है, उसका एक विशेष महत्व है। और जी साथ ही साथ भारत और फ्रांस की ये जो रणनीतिक साझेदारी है, इसका इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के भी बहुत महत्व है, क्योंकि फ्रांस के अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है। भारत इंडो पैसिफिक रीजन का सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल डेमोक्रेटिक पावर है। और इंडो पैसिफिक रीजन आप जानते हैं राजेश जी, इस पूरे 21वीं सदी का विश्व का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, मोस्ट हैपनिंग मोस्ट डायनामिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड इन द 21st सेंचुरी। और इस इंडो पैसिफिक रीजन में इस इंडो पैसिफिक रीजन के जो अपार रिसोर्सेस हैं, अपार जो है जनसंख्या है, और पूरा इसका स्ट्रेटेजिक जो महत्व है, इसको चाइना डोमिनेट करना चाहता है, और अन्य राष्ट्र भी इसको यहाँ के रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। तो ऐसे में भारत और फ्रांस के लिए बेहद आवश्यक है कि वो अपनी पार्टनरशिप को इंडो पैसिफिक रीजन के संदर्भ में भी विकसित करें, ताकि यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बना के रखा जा सके। और कोई राष्ट्र अगर यहाँ पे इस डेमोक्रेटिक ऑर्डर को डिसरप्ट करने की कोशिश करे, तो उसको चुनौती दी जा सके, उसको ऐसा करने से रोका जा सके। इस लिहाज से भी भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। अब आते हैं बायलैटरल रिलेशनशिप पे। देखिए राजेश जी, भारत और फ्रांस के वैसे तो संबंध हमारी आजादी के मिलने के बाद ही से आरंभ हो गए थे, लेकिन भारत और फ्रांस ने अभी पिछले 2024 में अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 25 वर्ष पूरे किए। स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी जो है अब हुए, इन दोनों राष्ट्रों को 25 वर्षों का समय हो चुका है। और भारत और फ्रांस की जो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वैसे तो ये मल्टी फेसेटेड है, और अन्य बहुत सारे सेक्टर्स में भारत और फ्रांस कोलैबोरेट करते हैं। लेकिन डिफेंस का जो सेक्टर है, जैसा जिसकी की चर्चा भी जनरल सहगल साहब कर रहे थे, वो जो है बहुत महत्वपूर्ण बनकर के उभरी है। और भारत ने पहले से ही फ्रांस से 36 रफाल फाइटर जेट्स को लिया भी है, और उन फाइटर जेट्स को हमने यथोचित जगहों पर डिप्लॉय भी कर रखा है। और इससे हमारा जो ओवरऑल डिफेंस पॉस्चर और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ बहुत सशक्त और मजबूत हुई है। पाकिस्तान और चाइना दोनों रफाल फाइटर जेट्स की वजह से काफी दबाव में रहते हैं, और अब तो हम अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए भी जो रफाल एम को एक्वायर करेंगे, और इस बात की प्रबल संभावना है कि ये जो डील होगी रफाल एम की ही होगी। साथ ही साथ 3 स्कॉर्पियन जो पनडुब्बियां है, वो उसको एडिशनल और भी हम ले रहे हैं। और अभी तो आज एक रिपोर्ट ये भी आई है कि अब फ्रांस भी भारत में बने हुए जो पिनाका जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, उसको फ्रांस जो है भारत से खरीदना चाहता है। तो ये जो भारत और फ्रांस की जो डिफेंस पार्टनरशिप है, वो बहुत गहरी और प्रगाढ़ हुई है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस दौरे के बाद मेरा ऐसा मानना है कि चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो अन्य जो की सेक्टर्स हो, सभी में भारत और फ्रांस की जो रणनीतिक साझेदारी और गहरी होगी। एक अन्य क्षेत्र में देखता हूं कि भारत और फ्रांस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं, वो है क्लाइमेट चेंज की जो फाइट है, उसमें भारत और फ्रांस फिर से एक बार लीड लेंगे, क्योंकि अमेरिका ट्रंप प्रशासन के दौरान फिर से पेरिस क्लाइमेट डील से वो बाहर आने जा रहा है। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन भी कर दिया है, और ये प्रोसेस वो शुरू कर चुके हैं। तो ऐसे में विश्व को फिर से क्लाइमेट चेंज की फाइट करने के लिए एक नेतृत्व की जरूरत है, और इस नेतृत्व को पिछली बार भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन ने प्रोवाइड कराया था, और एक बार फिर अभी जब ऐसी आवश्यकता है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट मैक्रोन पूरे विश्व को क्लाइमेट चेंज की और बड़ी खबर आ रही है सर, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आता हूं। जी, बड़ी खबर, उसके बाद पीके सहगल सर के पास हम चलेंगे। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा दें। मोदी ट्रंप मुलाकात से पहले अमेरिका का बयान, ट्रंप के आर्थिक सलाहकार केविन हैसेट का बयान, भारत का ज्यादा टैरिफ आयात में रुकावट, मोदी ट्रंप मुलाकात में टैरिफ पर होगी चर्चा। मोदी ट्रंप मुलाकात से पहले अमेरिका का बयान,
ट्रंप के आर्थिक सलाहकार केविन हैसेट का बयान, भारत का ज्यादा टैरिफ आयात में रुकावट। मोदी ट्रंप मुलाकात में टैरिफ पर होगी चर्चा। चलिए जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम लौटते हैं। अमेरिका की टैरिफ धमकी, पीएम मोदी कल जाएंगे अमेरिका। ट्रंप के आर्थिक सलाहकार का बड़ा बयान सामने आया। भारत हमारे सामान पर ज्यादा टैरिफ लगाता है। भारत जितना टैरिफ लगाएगा अमेरिका भी उतना ही लगाएगा। अमेरिका फर्स्ट में लगे हैं डोनाल्ड ट्रंप। कनाडा, मैक्सिको पर लगाया जाता टैरिफ और अब धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप भारत को भी धमकाने लगे हैं। इस मुलाकात के बारे में भी चर्चा बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग ये मुलाकात होने वाली है। मेजर जनरल पीके सहगल सर, बहुत इंटरेस्टिंग ये मुलाकात उस वक्त जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जीत कर भी आए हैं। तेवर और क्लेवर सब कुछ इस वक्त ट्रंप का बदला हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका पहुंच रहे हैं। टैरिफ वॉर एक डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में शुरू किया है, इसके ऊपर जरूर टिप्पणी कीजिएगा। और साथ ही में खबरें ये भी आ रही है कि F-35 को लेकर भी ट्रंप एक प्रेशर भारत पे बनाना चाहते हैं। सब ये सवाल जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। दोनों प्रधानमंत्री जो है, हमारे प्रधानमंत्री उनके डोनाल्ड ट्रंप जो दोनों डिसाइसिव लीडर है, दोनों ही काफी मजबूत लीडर हैं। दोनों ही चाहते हैं कि अपने देश की हित को नजरअंदाज ना किया जाए। इंडिया हमेशा कहता है इंडिया फर्स्ट एंड मेक इन इंडिया, वो कहते हैं मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उनकी विजिट से पहले जो हेक्सेट की स्टेटमेंट है, टेरिफ को लेके एक किस्म से प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो दोनों का आपसी वाकफा है केवल $37 बिलियन है। हमारा जो एक्सपोर्ट है तकरीबन $97 बिलियन है और जो हम वहां से खरीदते हैं वो लगभग $60 बिलियन है। तो अप्रोक्सीमेट डिफरेंस है $37 बिलियन। उनकी जबरदस्त कोशिश है कि इसको हिंदुस्तान पूरा किया करे, या तो टेरिफ के माध्यम से, या दूसरा जो है कि वो हम उनसे एनर्जी खरीदे और उनसे और डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे। उनकी कोशिश है कि हिंदुस्तान को F-35 बेचा जाए, लेकिन हिंदुस्तान साफ तौर पे कहता है कि हम उसको लेंगे जो कंप्लीट 100% ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के साथ मेक इन इंडिया को उछाल देगा और दूसरा अफोर्डेबल होगा। अगर आप देखो तो F-35 का एक हवाई जहाज जो है $1 बिलियन का है। रशिया ने भी इस समय एरो इंडिया शो में Su-57 जो भी 5th जनरेशन लड़ाका है उसको उतारा है और कहा है कि हम 100% ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के लिए तैयार हैं। तो यानी दूसरे लफ्जों में दोनों देश जो है इस समय हिंदुस्तान को हवाई जहाज देना चाहते हैं 5th जनरेशन, लेकिन रशिया कह रहा है इट बी मोर अफोर्डेबल, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हम देंगे। अमेरिका शायद ट्रांसफर टेक्नोलॉजी किसी प्रकार से नहीं देगा। अगर आप देखो एरो इंजन में भी G414 में उसने कहा कि 80% ट्रांसफर टेक्नोलॉजी होगी, 20% जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है वो नहीं देंगे। जहां तक टैरिफ का ताल्लुक है, ट्रंप की पहली एडमिनिस्ट्रेशन में भी अभी वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो हिंदुस्तान जो एक्सपोर्ट करता है उसके ऊपर ऑलमोस्ट निल टैरिफ लगाते हैं। मोदी के विजिट से पहले बजट के अंदर ही काफी कटौतियां की गई हैं जो अमेरिकन के गुड्स हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन विजिट से पहले कुछ और कटौतियां की जा रही हैं। उसके बावजूद भी ट्रंप की तरफ से प्रेशर होगा कि हिंदुस्तान जो है उनसे कोई बड़ा इक्विपमेंट खरीदे ताकि उनके वहां जॉब बढ़े, उनका ये जो ट्रेड बैलेंस है ये न्यूट्रलाइज हो जाए। सबसे बड़ा जो ट्रेड इम्बैलेंस जो है वो वास्तव में चाइना के साथ में, विच इज ऑलमोस्ट अबाउट 8 to 10 to 20 times more than that of India and America। इसी माफी उनका ट्रेड बैलेंस जो है यूरोप के साथ भी इससे बहुत बड़ा और कुछ और देशों के साथ भी, जैसे मेक्सिको है, कनाडा के साथ में कंप्लीटली इम्बैलेंस ट्रेड है बिटवीन अमेरिका एंड कनाडा, अमेरिका एंड मेक्सिको, अमेरिका एंड चाइना। हिंदुस्तान का तो एक किस्म से तुच्छ है उसके सामने, लेकिन उसके बावजूद भी वो हिंदुस्तान का प्रेशर बनाएंगे। उसका केवल और केवल मकसद है कि हिंदुस्तान जो है उनसे ज्यादा सामान खरीदे, उनसे ज्यादा गैस और ऑयल खरीदे, जो हिंदुस्तान ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम गैस और ऑयल खरीदने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ उनकी कोशिश होगी 2-3 चीजों के ऊपर और बातचीत करने के लिए। ट्रंप जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के रिश्ते नाते जो है रशिया के साथ इंप्रूव होते जा रहे हैं, जबकि अमेरिका रशिया को एक किस्म से बहुत बड़ा कंपेटिटर समझता है। साथ ही साथ इंडिया के रिलेशन ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं। वो छाबहार के ऊपर भी सैंक्शन लगाने की, जब हिंदुस्तान कह रहा है कि छाबहार के माध्यम से हमको डायरेक्ट रूट मिलता है इनटू पाकिस्तान, एंड जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसमें 25% टैरिफ की हमको बचत होती है।
साथ ही साथ उनको जी ये भी चिंता लग रही है कि हिंदुस्तान ने ये दीपसांग में अमेरिका चाइनीज पीछे जाने का, चाइना के साथ में इकोनॉमिक रिलेशन को इम्प्रूव करना चाहता है। तो वास्तव में हिंदुस्तान क्या चाहता है उसको भी देखेंगे। और हिंदुस्तान को भी शक है ओके कि कोई ट्रम्प बड़ी डील ना कर ले चाइना के साथ ऐसी, जिससे हिंदुस्तान को नुकसान हो सके। तो बहुत अहम बातचीत होगी। मुझे नहीं लगता कि ठीक किसी है। भी हालत और में ट्रम्प जो है हिंदुस्तान को ये रेटिंग आपने एक करेंगे। बड़े और साफ तौर बहुत पे एक उनके चीज जी एक टर्म बड़ी अच्छी थी कि मेक इन इंडिया वर्सेस अमेरिका फर्स्ट की यहाँ पे टक्कर हम देखने को मिलेगी हम लोगों को। लेकिन मैं एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहा हूँ। ब्रेक के बाद संजीव जी मैं आपके पास लौटूंगा, इस मुद्दे पर और गहराई से चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। बड़े अहम मुद्दे पे चर्चा हमारी लगातार जारी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के बाद अमेरिका जाएंगे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी अहम मुलाकात होने वाली है। संजीव श्रीवास्तव जी आपके पास आऊंगा। इस बीच जिस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में टैरिफ वॉर छेड़ रखा है, प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात, क्या मायने इस मुलाकात के सर, और कितने बदले हुए इस बार ट्रंप नजर आ रहे हैं सर? देखिए, ये राष्ट्रपति ट्रम्प के 2.0 जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है उसका उसके अर्ली डेज हैं। और वो जाहिर है कि ट्रांजैक्शनल तो है ही, और एक बिजनेसमैन जीवन भर रहे और कॉस्ट जी बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर वो अपने जो सारे निर्णयों को लेते हैं। हर जगह अमेरिका फर्स्ट को आगे रखते हैं। और जाहिर है कि इस प्रक्रिया में वो अनेकों बार काफी सेल्फ सेंट्रिक हो जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ उनको इस बात का भी आने वाले समय में जब जैसे जैसे ये प्रशासन जो ट्रम्प प्रशासन है थोड़ा सेटल डाउन करेगा, और ये जो शुरुआती जो सत्ता के जो दिन हैं वो जब सिंक इन कर जाएंगे, जो कि एक बार फिर से उन्हें सत्ता हासिल हुई है, तो मेरा मानना है कि वो रियलिटी बेस्ड जो करेक्शंस हैं वो उनके फॉरेन पॉलिसी में अवश्य आएंगे। क्योंकि उनके जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं या उनकी जो पॉलिसी जो प्रोनाउंसमेंट्स हैं उसको उनकी बड़ी आलोचना भी हो रही है। कई एक्शंस की भी आलोचना हो रही है। अभी हाल में ही उन्होंने जिस तरीके से कुछ हमारे देश के नागरिकों को वापस भेजा, डिपोर्ट किया, उसकी भी जी काफी यहाँ पे आलोचना हुई। और जाहिर है कि अनेक ऐसे जो उनके ऑर्डर्स हैं उनको अमेरिका की कोर्ट्स में भी चैलेंज किया जा रहा है, और पूरे विश्व भर में उनकी जो है आलोचनाएं की जा रही हैं। तो ये जो आलोचनाओं की जो स्वर हैं उनको अवश्य सुनाई दे रहे होंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि जैसे जैसे थोड़ा समय बीतेगा ये रियलिटी बेस्ड जो उनके जो करेक्शंस हैं और जो जी बैलेंसिंग है उनके अप्रोच में वो अवश्य आएगी। क्योंकि राजेश जी देखिए, जब आप कोई कैंपेन ट्रेल में होते हैं, कोई नेता जब कैंपेन ट्रेल में होता है तो वो अनेकों बड़े बड़े वायदे जरूर करता है। लेकिन जब वो पद पे बैठ जाता है तो फिर वो जो उस पद की जो रियलिटीज होती हैं उसके आधार पर उनको अपने निर्णय लेने पड़ते हैं। पूरे एस्टेब्लिशमेंट को भी वो उन निर्णयों के लिए कन्विंस करना पड़ता है, और जाहिर है कि विदेशों में जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी कन्विंस करना पड़ेगा। तो वो उन रियलिटीज को इग्नोर नहीं कर सकते। यदि वो रियलिटीज को इग्नोर करने की कोशिश करेंगे तो उनको बहुत बाधाएं आएंगी, और अनेक तरीके की चुनौतियां उनको राष्ट्रपति पद पे रहते हुए भी फेस करनी पड़ सकती हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो अर्ली डेज हैं और इन अर्ली डेज में भारत भी बड़े संयम के साथ उनको समझने की कोशिश कर रहा है। और ये जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो मीटिंग होने वाली है उसमें, और इसके जी पहले भी आपने देखा था कि हमारे विदेश मंत्री सी जयशंकर ने एक लंबी यात्रा उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ट्रंप प्रशासन के इनाग्रेशन के पहले ही की थी। तो ये जो उसका जो मूड है इस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको समझने की कोशिश की जा रही है। और जो मेरे असेसमेंट के मुताबिक राजेश जी, भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है वो डोनाल्ड ट्रंप के 2.0 एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भी आगे बढ़ेगी। और इस जो पार्टनरशिप की जो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक लॉजिक है वो बहुत स्ट्रांग है। और जाहिर है कि चलिए ये जो दोनों संबंध हैं दोनों विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यदि अमेरिका फर्स्ट कहते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री इंडिया फर्स्ट कहते हैं। जी और इंडिया फर्स्ट और अमेरिका फर्स्ट का जो अप्रोच दोनों नेताओं का है, लेकिन जो सिमिलरिटी है दोनों अप्रोचेस में वो ये है कि दोनों राष्ट्र डेमोक्रेटिक हैं। और डेमोक्रेसीज जी यदि आपस में कोलैबोरेट करेंगी तो भारत और अमेरिका आपस में कोलैबोरेट करेंगे
तो उनका जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने का जो विजन है वो भी कामयाब होगा, और हमारा जो विकसित भारत को और बनाने हमारा का जो विजन है वो भी कामयाब होगा। ठीक है और सर, यदि चलिए मैं दोनों आता एक हूँ आप दूसरे दोनों के के साथ पास जी कंफर्म करेंगे तो इसका जो जी। फायदा है वो चाइना उठा के ले जाएगा, और जो कि नहीं होने देना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भारत की महत्ता को समझेगा, और भारत और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है वो 21वीं सदी को डिफाइन करने वाली सबसे महत्वपूर्ण पार्टनरशिप में एक है, चलिए और इसको इंतजार कोई रहेगा इग्नोर सर नहीं कि कर क्या कुछ सकता, होता है। चाहे वो कितना भी डोनाल्ड ट्रांजेक्शनल ट्रंप व्यक्ति की क्यों ना हो। और पीएम मोदी की जब मुलाकात होती है उस दिन देखना होगा क्या कुछ होता है। मैं लौटता हूं आप दोनों के पास क्योंकि मेरे पास एक और बड़ी खबर है जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे और ये बातचीत बहुत जरूरी है। यूएनएससी में अमेरिका ने खोली पाकिस्तान की पोल। पाकिस्तान में हो रहे आईएसआईएस की भर्ती। अफगानिस्तान पाकिस्तान में मौजूद आईएसआईएस खुरासान तालिबान के खिलाफ आईएसआईएस को मदद कर रहा है पाकिस्तान। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका ने खोली पाकिस्तान की पोल। पाकिस्तान में हो रहे आईएसआईएस खुरासान की भर्ती अमेरिका बोला। अफगानिस्तान पाकिस्तान में मौजूद है आईएसआईएस खुरासान। तालिबान के खिलाफ आईएसआईएस खुरासान का इस्तेमाल करने की तैयारी में आईएसआई। पाकिस्तान में हो रही आईएसआईएस खुरासान की भर्ती। ग्राफिक्स एक बार प्ले कर दीजिए, उसके बाद फिर पीके सहगल सर के पास हम चलेंगे। अमेरिकी राजदूत डोरोथी शी का बयान और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका की तरफ से बयान दिया गया कि पाक में हो रही है आईएसआईएस खुरासान की भर्ती। पाक अफगानिस्तान में एक्टिव है आईएसआईएस खुरासान। आईएसआईएस खुरासान को मजबूत होने नहीं देंगे ट्रंप, ये अमेरिकी राजदूत कह रही हैं। अफगानिस्तान पहुंच रहे हैं विदेशी लड़ाके। आईएसआईएस खुरासान को मजबूत कर रहा है पाकिस्तान। तालिबान के खिलाफ आईएसआईएस खुरासान का इस्तेमाल। अब यहाँ पे दो बड़ी अहम एंगल हैं, दोनों पर ही मैं बातचीत करना चाहूंगा। पीके सहगल सर मैं आपके पास आऊंगा। एक एंगल तो ये कि क्या जिस तालिबान को पाकिस्तान ने संभाल के रखा, क्या अब उसी को अस्थिर करने के लिए वो आईएसआईएस खुरासान का सहारा ले रहा है। खबरें यहां तक आ रही है कि कुछ आईएसआई के जो टॉप अफसर है वो तुर्की पहुंचे हैं अफगानिस्तान के अधिकारियों के साथ, नेताओं के साथ मुलाकात करने के लिए। और दूसरा ये कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है ये एक बार फिर से अमेरिका की अफगानिस्तान में वापसी की जो राह है उसको अमेरिका साफ कर रहा है। देखो, अमेरिका अफगानिस्तान में दोबारा कभी नहीं आएगा, तो साफ तौर पे जानते हैं कि कोई भी देश जो अफगानिस्तान में गया है उसका नतीजा जो है उसके लिए हानिकारक रहा है। अलेक्जेंडर केवल एक ही आदमी था जो 322 बीसी में अफगानिस्तान में जीत हासिल किया। सोवियत यूनियन आया, इकोनॉमिकली इतना इतना गिर गया कि सोवियत यूनियन टूट गया। अमेरिका और नेटो 16 साल वहां रहे, और किस तरीके से वहां से भागे वो सारी दुनिया जानती है। उनकी छवि अमेरिका की गिर चुकी है। लेकिन जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान के आए दिन जो है तरीके तालिबान पाकिस्तान और तालिबान जो है उनका गठबंधन हो गया। बीएलए के साथ में मिलकर वो बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के अंदर कई प्रकार के हमले कर रहे हैं। सीपेक को हर प्रकार से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो चाइना के इंजीनियर्स वगैरह हैं उनको बर्बाद किया जाए। वो गुदार के ऊपर नहीं चाहते कि गुदार कामयाब हो। ऐसे में पाकिस्तान जो है वो आईएसआईएस के जो है उसको हर प्रकार से सहायता दे रहा है। उनके लिए लड़ाके तैयार कर रहा है ताकि वो तालिबान को और तरीके तालिबान को के ऊपर हामी हो सके। लेकिन अमेरिका ने साफ तौर पे कहा है कि ट्रम्प ने कि हम किसी प्रकार से उसको दोबारा अपने आप को एस्टेब्लिश करने का मौका नहीं देंगे, और किसी प्रकार से उसको उतना मजबूत नहीं होने देंगे जिससे वो दूसरी दुनिया के लिए भी खतरा हो सके। हिंदुस्तान की भी जबरदस्त कोशिश है। अगर आप देखोगे हमारी डिप्लोमेटिक बातचीत हो रही है तालिबान के साथ में, वास्तव में रिश्ते नाते काफी से इम्प्रूव हो चुके हैं। हमारे पास ऑल्टरनेटिव रूटिंग भी है छाबहार के माध्यम से। और हमारी जबरदस्त कोशिश है कि किसी प्रकार से वहां के जो लड़ाके हैं, चाहे वो तालिबान हो चाहे आईएसआईएस के हो, हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई ना करे। इसमें भी मेरे को लगता है पाकिस्तान बुरी तरह से फंस जाएगा। कहा जाता है कि एज यू सो सोशल यू रीप। उन्होंने आतंकवाद को पाला, आज आतंकवाद ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन हो गया है।
हर प्रकार के आतंकवाद वहां पल रहे हैं, चाहे वो एलईटी हो, जैश ए मोहम्मद हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, पहले वो तालिबान था, आईएसआईएस था। उन्होंने सबको इस्तेमाल करने की कोशिश की हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। हिंदुस्तान तो डिस्टेबलाइज नहीं हुआ, हम तो चांद पर पहुंच गए और मार्स के जी ऑर्बिट पर भी हमने अपना सैटेलाइट डाल दिया। पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो गया, कंगाल हो गया। और वास्तव में वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते उनको उस माफी का इक्विपमेंट देने के लिए, उस माफी का वेपन सिस्टम देने के लिए, जो पहले अमेरिका की सहायता से तालिबान को दे रहे थे। ऐसे में पाकिस्तान जो है कोशिश जरूर कर रहा है कि तालिबान को डिस्टेबलाइज किया जाए, तालिबान को कमजोर किया जाए, ताकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान और तालिबान का जो गठबंधन है डीएलए के साथ मिलकर, उससे उनको कुछ राहत मिले। लेकिन मुझे नहीं लगता जी किसी प्रकार से उनको कोई भी सफलता मिलेगी। पाकिस्तान जो है अपने ही पाँव खुद ही काट रहा है अपनी कुल्हाड़ी के साथ में, क्योंकि ये आतंकवाद जो है जिनको ट्रेन कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अफगानिस्तान में जाके अपने आप को स्टेब्लिश कर पाएंगे। और तालिबान काफी ज्यादा सतर्क है। जो ओके सर आईएसआई के है जो है वो कोशिश करते हैं कि अफगानिस्तान की लीडरशिप को बर्बाद किया जाए, तालिबान की लीडरशिप को। एक दो उन्होंने बड़े लीडर्स को उन्होंने मारा भी है। अफगानिस्तान के काबुल के अंदर कई बार हमले भी उन्होंने आईएसआई के ने किए। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को उतनी बड़ी पैमाने पर वो सहायता नहीं कर पाएंगे जिसकी पाकिस्तान जी को अपेक्षा है। और वो यहाँ भी पाकिस्तान को शर्मिंदगी ठीक है होगी, सर दुनिया में एक्सपोज हो चुका है। अमेरिका उसके ऊपर बड़ी जबरदस्त सैंक्शन लगाएगा, और अमेरिका जो है उसको बड़ा इन्फ्लुएंशियल है। पाकिस्तान दोबारा एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में के अलावा ब्लैक लिस्ट में भी हो सकता है। और जितना उसको ओके आईएमएफ से लोन मिलने जा रहा है, उसमें भी अमेरिका जो है उस पर पाबंदी लगा सकता है। ऐसे में पाकिस्तान जो है जबरदस्त पंगा लेगा ट्रंप के साथ में, और ट्रंप इस पंगे को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है सर। संजीव जी मैं आपके बैक पास टू यू आऊंगा, लेकिन राजेश। संजीव जी दो अहम मुलाकातें हुई। एक मुलाकात हमने देखा कि आईएसआई के जो चीफ हैं वो तजाकिस्तान में गए और वहां पर जो तमाम अफगानी नेता थे, नॉर्थर्न अलायंस के तमाम दूसरे नेता जो कि तालिबान से भागकर पहुंचे थे तजाकिस्तान में, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की और मदद मांगी। और अब खबरें आ रही है कि तुर्की में भी कुछ पाकिस्तान के टॉप ऑफिशियल आईएसआई के अधिकारी गए हुए हैं और वो दोस्त मोहम्मद के साथ या दूसरे तमाम बड़े नेताओं के साथ वहां पर मुलाकात कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि वहां से एक मदद उन्हें मिल सके ताकि तालिबान को अस्थिर किया जा सके। क्या कारण है कि पाकिस्तान कभी भी ये नहीं चाहता कि अफगानिस्तान एक मजबूत देश के तौर पर उभर कर सामने आ पाए? क्योंकि आज अगर अफगानिस्तान के हालात हैं तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। सब देखिए राजेश जी, ये सवाल मेरे से ये पूछ जो रहे हैं? तहरीके तालिबान संजीव जी पाकिस्तान से है, सर। उसने ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है राजेश जी, उसने सीधा सीधा पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सीधा सीधा उसने पाकिस्तान की जो आर्मी, वहाँ की जो पुलिस फोर्सेस हैं, उनको सीधा सीधा उनको चैलेंज किया है। और ये जो पाकिस्तान के जो रियल रूलर्स, वहाँ की आर्मी और आईएसआई, ये सोचते थे कि हम अपना सारा गेम खेलते रहेंगे और हमें कोई टच भी नहीं कर सकता। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने उनका ये जो मिथ है वो तोड़ दिया है। और ये जो रियल रूलर्स हैं, जो आर्मी और आईएसआई, ये भारी दबाव में नजर आते हैं। इन्होंने अपने बहुत ही पर्सनल लॉसेस सहे हैं और लगातार ये अभी जो हाल के जो हमले हो रहे हैं वो आर्मी के पोस्ट पे जाके करते हैं। और उसी तरीके से पुलिस फोर्सेस जहाँ रहती हैं उनके पोस्टों पर हमले करते हैं। उनके जहाँ पे उनके रेजिडेंशियल इलाके होते हैं उन पर ये बम ब्लास्ट करते हैं, फिदाइन अटैक, सुसाइड अटैक करते हैं। और ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, ये अब ये इतना महत्वाकांक्षी हो चुका है कि ये पाकिस्तान में कट्टर शरिया लॉ लागू करना चाहता है। ये पाकिस्तान जी का तालिबानाइजेशन करना चाहता है। ये पाकिस्तान पर शासन करना चाहता है। और इस अपने शासन को स्थापित करने की राह में वो सबसे बड़ा अगर किसी को बाधा देखते हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो आतंकी, वो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई को देखते हैं, जो कि वास्तविक रूप से अगर उनके नजरिए से देखें तो पाकिस्तान को चलाने वाले चूंकि आर्मी और आईएसआई ही हैं, इसलिए वो उनके लिए सबसे बड़े दुश्मन बने हुए। और तालिबान को पाकिस्तान के हुक्मरानों ने काबुल की सत्ता पर बैठा करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य किया है। ये जो भस्मासुर जो पाकिस्तान ने खड़े किए थे, ये पाकिस्तान को ये अब जलाने जा रहे हैं। ये जो पाकिस्तान के ओके सर। हुक्मरान थे, इन्होंने तालिबान को इसलिए खड़ा किया था ताकि अफगानिस्तान में एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल किया जाए
और अफगानिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है राजेश जी। तालिबान अब पाकिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड बनाना चाहता है। तालिबान अब जी महत्वाकांक्षी हो चुका है, वो तालिबानाइजेशन की प्रक्रिया को और अधिक बढ़ाना चाहता है और वो पूरे पाकिस्तान को तालिबान बना देना चाहता है। तो ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों के द्वारा जो भस्मासुर खड़ा किया गया था, वो भस्मासुर आज इन जो रियल रूलर्स को भी अब सीधा सीधा जला रहा है। और इसके संकेत बहुत पहले मिल गए थे इन आर्मी और आईएसआई के जनरल्स को, बहुत पहले समझ में ओके आ जाना चाहिए था। 2014 की बात है, पेशावर का जो आर्मी स्कूल का के ऊपर जो हमला किया गया था, जिसमें 132 मासूम जी बच्चों की जो निर्मम हत्या तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने की थी। और तभी से आप देखिए तो ये सीधा सीधा आर्मी और आईएसआई को टारगेट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान तब भी नहीं जागे लेकिन और आज वर्तमान समय में स्थिति ये हो गई है लेकिन कि समस्या यह है उन्होंने कि सर वो आज भी और बड़े जागने के बड़े लिए हमले तैयार करना नहीं है। शुरू किए। जी जी संजीव जी, समस्या है कि वो आज भी जागने के लिए तैयार नहीं है। अब वो आईएस खुरासान को तैयार कर रहे हैं तालिबान के खिलाफ। ये हमें पता नहीं है कि एक दिन ये आईएस ही पाकिस्तान को ले डूबेगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल पीके सहगल सर, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। समय का थोड़ा सा अभाव है, लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोनों खास मेहमानों का। तो डिफेंस स्पेशल में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।